नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्दमन तिवारी हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलएम प्रवेश परीक्षा के गत वर्ष में आए हुए सवालों को लेकर के हम लोग लगातार बात करते आए हैं और अपने पहले वीडियो में हमने कुछ सवालों की बात की है, दूसरे वीडियो में आईपीसी की बात की है, लॉ ऑफ टॉर्ट की बात करी है और आज के अपने इस वीडियो में हम अभी बात करने वाले हैं जो सवाल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के पूछे गए थे आपके लखनऊ विश्वविद्यालय एलएलएम के एंट्रेंस को में। तो सीधे हम सवालों पर आते हैं। सवाल था पहला मीन्स क्रम का कुछ अंदाज़ा नहीं है, सवाल जो मिले हैं वैसे बता रहे हैं। कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट का सवाल था कि कब ये माना जाता है कि जो प्रपोजल है या ऑफ़र है वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी को कम्युनिकेट कर दी गई है, कब मानते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन इसकी कंप्लीट कब होती है। सेक्शन कौन सा है इससे संबंधित? सेक्शन 4। जिस समय आप ये पढ़ रहे हैं कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट मानी जाती है, उस समय आप इस बार रिवोकेशन भी पढ़ करके आइए। प्रतिसंहरण कब माना जाता है कि, और ये भी पढ़ के आइए। कभी कभी ऐसे सवाल भी आते हैं कि एक व्यक्ति टेलीफोन से अगर दूसरे व्यक्ति को कहना चाहता है, एक्सेप्टेंस बताना चाहता है या रिवोकेशन करना चाहता है और सामने वाले को सुनाई नहीं पड़ा है, लेकिन उसने अपनी तरफ से एक व्यक्ति ने कम्युनिकेट कर दिया है, तो क्या ऐसी कम्युनिकेशन मानी जाती है? या अगर किसी ने अपनी जो रिवोकेशन है वो एक डाक के माध्यम से भेज दी, हमने आपको भेज दी कि भाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो लेकिन अब आप तक पहुँचा नहीं है, तो क्या वो प्रपोजल जो है वो रिवोकेशन उसका माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो इस प्रकार के जो इलस्ट्रेशंस वहाँ पर नीचे दिए हुए हैं वो पढ़ के जरूर आइएगा। उसके बाद सवाल है कि स्ट्रेंजर कैन नॉट इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, दोनों चीज़ें आपको देखनी है। सबसे पहले जो हम लोगों ने वीडियो में बात करी थी, एक बार ये चीज़ कही भी थी कि जो केस लॉज हैं, सत्यव्रत घोष वर्सेस मंगनी नाम का शायद केस है, या जो भी इंग्लिश बड़े केस लॉज हैं जिनके माध्यम से हम लोगों ने उसको अपने पास लिया है, तो एक तो ये देख लीजिएगा कि क्या तीसरा जो पक्षकार है, क्या जो थर्ड पार्टी है, जो है ही नहीं ये पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है ही नहीं है, क्या वो उस कॉन्ट्रैक्ट में किसी प्रकार से गुणागणित कर सकता है, वो अपने को पार्टी मान करके या बना करके या किसी तरीके से मिथ्या साबित करके कोई लाभ ले सकता है, और क्या कंसिडरेशन तीसरे पार्टी के तरफ से आ सकता है जो उस दोनों कॉन्ट्रैक्ट पार्टी का हिस्सा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं। तीसरा चीज़ जो है वो पोस्ट वॉलंटरली सर्विस केस कौन सा है। 25 के एक्सेप्शन में हम 3 जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे तीसरा जो एक्सेप्शन है वो पोस्ट नहीं, पास्ट। केस का नाम क्या है? केस का नाम है लैम्पले वर्सेस ब्रैथविल। स्पेलिंग अगर ये ठीक है तो आपको देखना है कि पास्ट वॉलंटरली जो सर्विस है उसका केस लॉ कौन सा था, ये सवाल आया था। उसके बाद एक सवाल था कि ए फाउंड अ पर्स गिव्स बी प्रॉमिस टू गिव 100 टू ए, कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। आप जहाँ पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, अच्छा कई बार हम लोग उसको छोड़ देते हैं, हम लोग को लगता है कि ये तो हमको समझ में आ गया, वाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, तो हमको समझ में आ गया। लेकिन कई बार उसी वाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत उसी वाइड कॉन्ट्रैक्ट में, वाइड एग्रीमेंट में हम लोग कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। आप लोग नहीं करेंगे, मैं कर जाता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट का अंतर, वाइड एग्रीमेंट का अंतर, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, वाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, दोनों का सेक्शन वाइज आप देखते रहिएगा और उसके जो नीचे इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं उसको बिल्कुल तैयार करके आइएगा। सवाल है वैगर एग्रीमेंट का। वैसे जो एग्रीमेंट हैं, बाजी करार बोलें, बाजी लगाने वाले करार, क्या वो किस प्रकार के एग्रीमेंट हैं? वो क्या वो इन्फोर्सेबल हैं या क्या वो वाइड हैं या वाइड और नॉट इन्फोर्सेबल हैं? इस प्रकार से जो सबसे उस 4 में, चारों ऑप्शन में जो बेस्ट होता है, जो सबसे सटीक होता है, वही आप लगाइएगा। उसके बाद सवाल था हेडले वर्सेस बैक्सेंडल का, और जो भी विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी किए हैं, खैर मतलब मैं चूँकि सिलेबस की थोड़ी सी जानकारी इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप हो सकता है किसी अन्य जगहों से पढ़ करके आए हूँ। हेडले वर्सेस बैक्सेंडल के केस को लेकर के एलएलबी ऑनर्स का चाहे आप व्यक्ति रहा हो, एलएलबी 3 ईयर का व्यक्ति रहा हो, लगातार एक लॉन्ग सवाल पूछा गया है। हेडले वर्सेस बैक्सेंडल के केस को लेकर के लगातार एक बड़ा सवाल पूछा गया है। तो उसी तरीके से हेडले वर्सेस बैक्सेंडल का केस जो है आपके लिए यहाँ पर भी जरूरी है कि मीजरमेंट कैसे होगा डैमेज का। किसी भी मामले में जो डैमेज का मीजरमेंट है उसका मापना है कि कैसे होगा, वो उसके लिए जो सूत्र है किसमें बताया गया? हेडले वर्सेस बैक्सेंडल में। इलस्ट्रेशन एज टू हाउ सेल, सेक्शन 17 फ्रॉड के इलस्ट्रेशन को लेकर के सवाल था। तो सेक्शन 17 ही क्यों? जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट को, जो एग्रीमेंट को अनलॉफुल बना रहे हैं या बोले तो वाइड एग्रीमेंट बना रहे हैं, उसमें अनडू इन्फ्लुएंस है, कोवर्सन है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, तो जो भी चीज़ें हैं उनके सारे के जो इलस्ट्रेशंस हैं आप वो जरूर देख करके आइएगा। यहाँ पे जो सवाल सेक्शन 17 का पूछा गया था,
कंसेंट की डेफिनेशन कहाँ पर है ये पूछा गया था, सेक्शन 13 में है, वो पूछा गया था। कोवर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, ये सारे वो वाले हैं, मैच करने वाले हैं कौन सी चीज़ें किस में हैं। उसके बाद सवाल था इम्पॉसिबिलिटी को लेकर के, ए मेड अ कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी बी, बी गोज मैड। आपने जहाँ पर इम्पॉसिबिलिटी पढ़ी है 56 पढ़ा है, वहाँ पर आपने नीचे इलस्ट्रेशन जरूर पढ़ा होगा। ए ने बी को शादी करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, बी शादी के पहले ही विक्षिप्त हो जाती है या विक्षिप्त हो जाता है, पागल हो जाता है, पागल हो जाती है, तो कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस क्या रहेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी। माइनर कॉन्ट्रैक्ट डिवाइड अब इनिशियो, तो मुझे तो लगता है कॉन्ट्रैक्ट आप जब पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहला इसी केस से पाला पड़ता है, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। तो ये वाला केस आप जरूर देख करके आइएगा। मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष में माइनर कॉन्ट्रैक्ट वाइड अब इनिशियो। अच्छा, बहुत विवाद भी उस पर है कि उसको माइनर कॉन्ट्रैक्ट कहा जाए या माइनर एग्रीमेंट के पर ही उसको रोका जाए, तो उस पर बहुत अंदर मत जाइएगा, चूँकि भी बहुत परीक्षा आपकी नज़दीक है, तो परीक्षा के लिहाज से पढ़ करके मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष को आइएगा। इंटेंशन, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के हम एलिमेंट पढ़ते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट एलिमेंट में हम सामान्यतः पढ़ते हैं कि प्रपोजल होता है, एक्सेप्टेंस होता है, ऑफर भी उसको बोलते हैं, कंसिडरेशन होता है, वैलिड होना चाहिए, कंसिडरेशन वैलिड होनी चाहिए, जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। वहाँ पर एक जरूरी चीज़ है कि इंटेंशन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, किस केस में कहा गया था, वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर का जो केस है उसमें, कि इंटेंशन इज नेसेसरी फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जरूरी होता है। हार्वे वर्सेस फेसी का केस बहुत मशहूर केस है, जो भी पीसीएसजी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप एलएलएम का एंट्रेंस देने आ रहे हो तो आपके लिए तो बड़ा जाना माना केस होगा, पहचाना केस होगा कि हार्वे वर्सेस फेसी में क्या चीज़ था, और मेयर मिनिमम प्राइस डज नॉट अमाउंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हार्वे वर्सेस फेसी का जो मामला था उसको लेकर के। तो ये कुल 14 सवाल हैं जो कॉन्ट्रैक्ट से आए हैं। अभी हम लोग अगर पेपर की टेंडेंसी की हम लोग लगातार बात करते आए हैं, पैटर्न की बात करते आए हैं। 12 सवाल आईपीसी के आपको मिले थे पिछले वीडियो में, 12 के बाद 10 के आसपास स्टार्ट के सवाल थे, और आज ये भी 14 सवाल हैं कॉन्ट्रैक्ट के। उसके बाद हम उस टॉपिक पर आते हैं जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा है, सबसे ज़्यादा शंका रहती है, जूरिस्प्रूडेंस को लेकर के। उसके बाद हम सबसे पहले जो जूरिस्प्रूडेंस में सवाल आया था, डार्विनियन बिफोर डार्विन किसको बोलते हैं, डार्विन के पहले का डार्विन किसको बोलते हैं, सेवेनी को कहते हैं डार्विनियन बिफोर डार्विन। किस वजह से कहते हैं इसको भी पढ़ लीजिएगा। इसी से हम एक चीज़ और डराइव कर लें कि किसी भी व्यक्ति के विषय में, चाहे वो ऑस्टिन हो, चाहे सामंड हो, चाहे कीटन हो, चाहे केल्सन हो, चाहे रॉस्को पाउंड हो, चाहे सामंड हो, चाहे हर्बर्ट स्पेंसर हो, कोई भी व्यक्ति जो भी मतलब जूरिस्ट है, किसी के साथ अगर कुछ ऐसा टाइटल जुड़ा हुआ है कि उसको फादर ऑफ ये कहा जाता रहा हो, फादर ऑफ वो कहा जाता रहा हो, फादर ऑफ अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता रहा हो, या फादर ऑफ एंशिएंट जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता रहा हो, नेचुरल लॉ स्कूल का फादर, सोशोलॉजिकल लॉ स्कूल का फादर, प्योर थ्योरी का और रियलिस्ट स्कूल का फादर जस्टिस होम्स ग्रे वगैरह को, तो जिसके साथ भी कुछ ऐसा टाइटल जुड़ा हो, जैसे यहाँ पर एक सवाल सेवेनी को लेकर के आया कि डार्विनियन बिफोर डार्विन किसको बोलते हैं, तो वैसे ही किसी के साथ अगर कोई टाइटल जुड़ा हो तो उसको जरूर कायदे से पढ़ लीजिएगा। सवाल था कि हु डिवाइडेड रियलिज्म इनटू रूल स्केप्टिक और फैक्ट स्केप्टिक। जेरोम फ्रैंक ने जो रियलिज्म को था, यथार्थवाद को 2 हिस्सों में बांटा था, और उनको लेकर के, जेरोम फ्रैंक को लेकर के ये सवाल था। उसके बाद सवाल है कि अ नेचुरल राइट इज अ सन दैट नेवर हैड अ फादर, किसने बोला था, नेचुरल राइट एक सन है दैट नेवर हैड अ फादर, बेंथम, जर्मी बेंथम। अच्छा, सवालों में हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत लिखा पढ़ी में गड़बड़ी हो जा रही हो, तो आप उसका मर्म समझिएगा, आप उस पर कटाच करने के उद्देश्य से ये मत सोचिएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि किसी ने लिख करके दिया है, किसी ने समझा करके भेजा है, तो अगर कुछ बताया है तो उसके लिए मैं उसका धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। एंशिएंट लॉ बुक किसने लिखी थी, एंशिएंट लॉ जो बुक है हेनरी मेन ने लिखी थी। बुक से फिर एक चीज़ और याद आ रही है कि बुक जिसके विषय में पढ़ रहे हो आप, जितने भी नाम मैंने गिनाए या जितने भी नाम आप जानते हो, सबकी कोई बहुत मशहूर किताब रही हो, कोई बहुत मशहूर नावल रहा हो, बहुत मशहूर एस्से रहा हो, उसको जरूर आप पढ़ करके आइएगा कि किसने क्या कहा था। लॉ शुड कंटिन्यू टू सपोर्ट मिनिमम मॉरलिटी, ये कोट किसका है, लॉर्ड डबलिन का है। लॉ शुड कंटिन्यू टू सपोर्ट मिनिमम मॉरलिटी, डबलिन। हार्ट फुलर की डिबेट हम लोग पढ़ के आते हैं सिलेबस में, हार्ट डबलिन को पढ़ करके आते हैं, चलिए हार्ट की बात कर रहे हैं। तो उसमें से एक कोट है ये डबलिन का कि लॉ शुड कंटिन्यू टू सपोर्ट मिनिमम मॉरलिटी। पावर को रिलेटिव है किसके, लायबिलिटी के, पावर लायबिलिटी की को रिलेटिव है, राइट किसके को रिलेटिव है उसको पढ़ लीजिएगा, और ऐसे 1-2 चीज़ें और हैं जो किसी के को रिलेटिव हैं, उसको पढ़ करके आइएगा।
सवाल था कि ओनरशिप को लेकर के कि ओनरशिप एज अ प्लेनरी कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट, किससे संबंधित है ये कोड? हॉलैंड से संबंधित है, हॉलैंड वाला ये चीज़ देख लीजिएगा। अटॉर्नमेंट इज ट्रांसफर ऑफ, अटॉर्नमेंट जो है वो ट्रांसफर किस प्रकार कैसा ट्रांसफर है, और उसका जो सही जवाब था वो था मीडिएट पोजीशन। इनकम्बरेंस इज अ राइट, इनकम्बरेंस कैसा राइट है? आपके 4 ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन था वो राइट एंड रियलिया था। सवाल था विच थ्योरी सपोर्ट डिवीजन ऑफ पावर, कौन सी थ्योरी है जो डिवीजन ऑफ पावर की बात करती है, और जो सही जवाब है वो है सोशल सॉलिडेरिटी। सोशल सॉलिडेरिटी का मतलब लियोन ड्यूगिट से है, लियोन ड्यूगिट से है। और वहीं पर एक चीज़ और उस प्रसंग से याद आता है कि वहीं पर लिविंग लॉ है इहर्लिख का, तो वो लियोन ड्यूगिट को पढ़ने के साथ साथ इस बार इहर्लिख का जो लिविंग लॉ है उसको भी पढ़ करके आइएगा। फादर ऑफ स्टोइक फिलोसफी, स्टोइक फिलोसफी के जनक, स्टोइक फिलोसफी के पिता कौन है, कौन कहे जाते हैं? जेनो, सही जवाब है जेनो। सवाल है हु इज यूटिलिटेरियन एक्सेप्ट बेंथम, कौन बेंथम के अलावा यूटिलिटेरियन है, उपयोगितावादी है? सही जवाब है मिल, J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। सवाल है कि नेचुरल लॉ विद अ वेरिएबल कंटेक्स्ट, नेचुरल लॉ विद अ वेरिएबल कंटेक्स्ट, और जो सही जवाब है वो रुडोल्फ स्टैमलर का। उसके बाद सवाल है कि टोटल नंबर ऑफ ड्यूरल पॉस्टुलेट्स अकॉर्डिंग टू रॉस्को पाउंड, डीन रॉस्को पाउंड, सही जवाब है 8। सबसे पहले वीडियो में हमने जब बात करी थी ड्यूरल पॉस्टुलेट को लेकर के तो वहाँ पर मैंने 7 बोल दिया था, उसके लिए क्षमा। तो ये सवाल हैं कुल मिलाकर के, सेवनी को लेकर सवाल, जेरोम फ्रैंक को लेकर के सवाल, जेरेमी बेंथम, हेनरी मेन, लॉर्ड डवलिन, लाइबिलिटी को लेकर के, पोजीशन को लेकर के, पावर को लेकर के सवाल, ओनरशिप हॉलैंड को लेकर के सवाल, अटॉर्नमेंट मीडिएट पोजीशन को लेकर के सवाल, इनकम्बरेंस किस प्रकार का राइट है, राइट इन रेलिया को लेकर के सवाल, सोशल सॉलिडेरिटी को लेकर के सवाल था, जेनो को लेकर के, स्टोइक फिलोसफी को लेकर के, यूटिलिटेरियन को लेकर के था, मिल, J.S. मिल को लेकर के, रुडोल्फ स्टैमलर का सवाल था, डीन रॉस्को पाउंड के विषय में भी था। तो ये कुल मिलाकर के जो सवाल है ये 14 के करीब यूरिस्प्रूडेंस के सवाल हैं और 14 के करीब ही कॉन्ट्रैक्ट के सवाल हैं। इस वीडियो में 28 सवाल आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट और यूरिस्प्रूडेंस का हम लेकर के आए थे। दोबारा मैं कहूँगा कि जो भी सवाल आप सुन पा रहे हैं, गलत सही जो भी उच्चारण मैं कैसा कर रहा हूँ, स्पेलिंग हो सकता है गलत मुझे मिल रही हो या मैं उसका चरण ना कर पा रहा हूँ, आपको थोड़ी बहुत चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं, जरा सी बत्ती आपकी जल रही है तो थोड़ा सा आप उसके नियर अबाउट पढ़ करके आइएगा, आपकी एक सीट पक्की है। आप रियलिज्म अगर सुन पा रहे हैं और रियलिज्म से संबंधित चीज़ें और 2, 3, 4, 5 सवाल जिस भी आप किताब से पढ़ रहे हैं वहाँ से ढेर सारे MCQ रियलिज्म पे आप करके आ रहे हैं। आपने यूटिलिटेरियन सुना, आप मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सुन करके कुछ भी आ रहे हो, तो जो चीज़ें आप यहाँ पर सुन पा रहे हो, जो भी चीज़ें आप कहीं से सुन पा रहे हो, उसमें प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा MCQs करके आइए। आप जॉन स्टुअर्ट मिल को लेकर के मैंने एक सवाल बताया, आप कम से कम 5 सवाल और देख करके आइए। मैंने जेरोम फ्रैंक को लेकर के एक सवाल बताया, आप जेरोम फ्रैंक को 5 अलग तरीके से कैसे पूछा जा सकता है जिसमें जेरोम फ्रैंक आंसर हो सकते हैं, वो सवाल देख करके आइए। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। करीब 50 के ऊपर के सवाल ये पिछले वर्ष के हमने जो जुटाए हैं वो आपको बता दिया है। जो अन्य सवाल हैं वो अगली वीडियो में लेकर के मैं उपस्थित हो जाऊँगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि किसी भी सूचना को आपको तत्काल हम प्रोवाइड करा सकें। धन्यवाद, प्रणाम।